Good morning, student. Welcome again in our class. We are discussing about Plato, and earlier we saw life sketch of Plato, and after it we saw about Plato's books like Republic, Statesman, and Large. And then we saw justice theory of Plato and एजुकेशन थ्योरी ऑफ प्लेटो। देखिए, हमने अब तक प्लेटो के बारे में प्लेटो का जीवन परिचय देखा था, प्लेटो की रचनाएं देखी थी, प्लेटो का न्याय सिद्धांत देखा और प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। देखिए, प्लेटो का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना। जो प्लेटो का वास्तविक उद्देश्य था वो था एक आदर्श राज्य की स्थापना करना, और उस आदर्श राज्य में वो ये कहते हैं कि क्या होगा, दार्शनिक राजा होगा। और उस आदर्श राज्य के लिए जिसमें एक फिलोसफर्स किंग होगा, उसके लिए उन्होंने 3 तरह के सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत था उनका न्याय सिद्धांत, जिसमें वो कर्तव्य पालन पर बल देते हैं। उन्होंने ये बताया कि समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ होते हैं इंद्रिय तृष्णा वाले, लोभी प्रवृत्ति के, कुछ होते हैं साहसी शौर्यवान, और कुछ होते हैं विवेकवान या बुद्धिमान। तो वो कहते हैं कि न्याय 2 प्रकार से होता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में हमें ये करना है कि व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना है कि उसमें कौन सा तत्व प्रबल है। यदि लोभ का तत्व प्रबल है तो वो कहते हैं कि वो उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाए। यदि साहस का तत्व प्रबल है तो वो सैनिक वर्ग में शामिल हो जाए, और यदि विवेक का तत्व प्रबल है तो वो दार्शनिक या शासक वर्ग में चला जाए। तो इस तरह से व्यक्ति व्यक्तिगत न्याय भी कर रहा है और सामाजिक न्याय भी कर रहा है। तो प्लेटो का पहला सिद्धांत हमने देखा था न्याय का सिद्धांत, जिसमें प्लेटो कर्तव्य पालन पर बल देते हैं, उसके बाद हमने देखा था शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत में भी आपने ये देखा कि प्लेटो पहले तो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों का आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद वो अपना एक शिक्षा सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताते हैं और उच्च शिक्षा के बारे में बताते हैं। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष के लिए सभी के लिए अनिवार्य है, और उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरना होगा, और वो भी काफ़ी लंबी है। 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक वो उच्च शिक्षा है। पहला चरण 20 से 30 वर्ष, दूसरा 30 से 35 वर्ष, और तीसरा 35 से 50 वर्ष। तो देखिए, प्लेटो ने ये कहा कि शिक्षा के द्वारा जो अभिभावक वर्ग है, जिसमें शासक और सैनिक आते हैं, उसे आंतरिक रूप से क्या कर दिया जाता है, मजबूत बना दिया जाता है। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या था, आंतरिक शुद्धिकरण। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या था, आंतरिक शुद्धिकरण। इनर रूप से व्यक्ति क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज जो हम प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत देखने जा रहे हैं, उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानवान, बहुत ज्यादा गुणवान, लेकिन जब वो व्यक्ति अपने परिवार में जाएगा तो अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसके मन में लोभ लालच आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने परिवार से क्या होता है, लगाव होता है। व्यक्ति को अपने परिवार से क्या होता है, लगाव होता है। तो आज जो हम साम्यवादी सिद्धांत देख रहे हैं, कम्युनिज्म थ्योरी ऑफ प्लेटो, इसका जो वास्तविक उद्देश्य है साम्यवादी सिद्धांत का, वो है बाह्य शुद्धिकरण। वो क्या है, बाह्य शुद्धिकरण, कि यहाँ से जो आंतरिक रूप से शुद्ध होके
आंतरिक रूप से मजबूत होकर जो व्यक्ति राजकाज संभालने के लिए जा रहा है, सैन्य व्यवस्था में जा रहा है, तो उसको जो दिक्कतें आएंगी वो दूर होंगी साम्यवादी सिद्धांत से। तो साम्यवादी सिद्धांत में पहली बात तो ये कही गई है कि जो साम्यवादी सिद्धांत है ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग का मतलब गार्जियन क्लास, क्योंकि प्लेटो ने कहा था कि समाज में कितने वर्ग होंगे? 3। शासक वर्ग, जिसे उन्होंने कहा था दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और एक होगा उत्पादक वर्ग। जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है ये दोनों किसमें आते हैं? अभिभावक वर्ग में आते हैं। ये हमारे क्या हैं? गार्जियन है। शासक वर्ग तो क्या है? राजा और शासन इत्यादि में। और जो सैनिक हैं वो भी हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर नाम दिया गया है गार्जियन क्लास। तो ये जो साम्यवादी सिद्धांत है ये इन दोनों वर्गों के लिए है। इन दोनों वर्गों को मिला के नाम दिया जाता है अभिभावक वर्ग। ये उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारा जो पर्पज है वो क्या है? लोभ कमाना। हम में लोभ का तो प्रबल है, तो हमारा जो पर्पज है वो पैसे कमाना है, धन कमाना है। तो ये जो सिद्धांत है साम्यवादी, पहली बात तो ये है कि ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। और उससे पहले हमने देखा था कि साम्यवादी सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? बाह्य शुद्धिकरण। क्लियर? उसके बाद देखिए जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है इसे 2 भागों में डिवाइड किया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। पहला तो है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। देखिए प्लेटो ये कहते हैं कि जो ये अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग के पास निजी संपत्ति का वर्जन होगा। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके पास क्या है? निजी संपत्ति नहीं होगी। निजी संपत्ति इसलिए नहीं होगी, यदि राजा के पास अपनी निजी संपत्ति होगी उसमें और ज्यादा लालसा होगी पैसा कमाने की, धन कमाने की, तो वो कैसा हो सकता है? भ्रष्ट भी हो सकता है। और इसके अलावा भी प्लेटो ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्तियां हैं, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्तियां हैं, इन दोनों का डिवाइडेशन होना चाहिए, इन दोनों का पृथक्करण होना चाहिए। जो राजनीतिक अधिकार हैं वो तो आएंगे शासक वर्ग के पास, और जो आर्थिक शक्तियां हैं वो किसके पास आएंगी? उत्पादक वर्ग के पास आएंगी। प्लेटो ने एक बार कहा था कि आज जो विश्व में सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि राजनीतिक अधिकार और आर्थिक शक्तियों का क्या हो गया है? केंद्रीकरण हो गया है, सेंट्रलाइजेशन हो गया है। राजनीतिक अधिकार भी उनके पास है और आर्थिक अधिकार या आर्थिक शक्तियां भी उन्हीं के पास हैं। इसलिए वो शासक कैसे हो जाते हैं? भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्लेटो ने ये कहा कि जो राजा है, शासक है, उसके पास निजी संपत्ति की मनाही है, निजी संपत्ति नहीं है। वो ऐसा कर भी लेगा। ऐसा क्यों कर लेगा? पहले तो उसने न्याय सिद्धांत का पालन किया है, अपने कर्तव्यों का पालन किया है। फिर उसे शिक्षा सिद्धांत के द्वारा क्या किया गया है? मजबूत बनाया गया है। राजा को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया गया है। बाह्य रूप से मजबूत बनाने के लिए पहला सिद्धांत तो ये है कि राजा के पास, शासक के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी संपत्ति का वर्जन होगा। एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था होगी जिसमें राजा, सैनिक, शासन के अधिकारी, कर्मचारी सब मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, सामूहिक रूप से ही रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति मिलजुल के रहेगा, अपनी जो उसमें योग्यता है, क्षमता है, उसके अनुसार वो कार्य करेगा और जो उसकी मिनिमम नीड्स हैं, मिनिमम आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति राज्य के द्वारा ही होगी। तो पहला तो उनका सिद्धांत है संपत्ति का साम्यवाद, जिसमें वो ये कहते हैं कि राजा के पास, शासक के पास निजी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं होगी।
दूसरा उनका सिद्धांत है परिवार या पत्नियों का साम्यवाद। इसमें वो ये कहते हैं कि मान लो एक कोई राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, तो व्यक्ति में एक स्वाभाविक गुण है कि उसे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या होता है, स्नेह होता है, मोह होता है। और जब वो व्यक्ति अपने परिवार में जाएगा, अपनी पत्नी के पास जाएगा, अपने बच्चों के पास जाएगा, तो जो राजा है जब अपनी पत्नी के पास जाएगा, अपने बच्चों के पास जाएगा, तो उनकी कुछ क्या होंगी, डिमांड्स। जैसे अगर मान लो राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और उनकी जो पत्नी है वो ज्वेलरी की डिमांड करती है, उनकी पत्नी क्या करती है, ज्वेलरी की डिमांड करती है। उनके जो बच्चे हैं वो गाड़ी की डिमांड करते हैं, कार की डिमांड करते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि राजा फिर कैसा हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा के पास निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए और निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए। निजी परिवार के स्थान पे क्या है, सामूहिक पत्नी प्रथा होगी, जो बच्चे हैं वो भी सामूहिक होंगे, और ये पता नहीं होगा कि ये पर्टिकुलर मेरा बच्चा है। तो उससे क्या है, जो राजा में, शासक में जो लोभ है, लालच है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो चली जाएगी। और इस प्रकार से प्लेटो ये कहते हैं कि ये जो साम्यवादी सिद्धांत है, इसका पर्पज है बाह्य शुद्धिकरण। और बाह्य शुद्धिकरण के लिए वो कहते हैं कि राजा के पास निजी परिवार भी नहीं होना चाहिए और निजी पत्नियां भी नहीं होनी चाहिए और निजी संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से पहले उसने कर्तव्य पालन किया, फिर उसने क्या किया, आंतरिक रूप से मजबूत हुआ शिक्षा सिद्धांत के द्वारा, और फिर उसके पश्चात वो क्या है, साम्यवादी सिद्धांत के द्वारा बाह्य रूप से भी क्या हुआ, मजबूत हुआ। तो इस तरह से न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांतों की जब पालना की जाती है, तब हम किसकी प्राप्ति करते हैं, आदर्श राज्य या दार्शनिक राज्य की प्राप्ति करते हैं। हालांकि जो ये साम्यवादी सिद्धांत है, इसकी भी क्या होती है, आलोचना होती है। विशेषता के रूप में तो ये कहा जाता है कि ये सिद्धांत क्या है, बहुत ही आदर्शवादी है। इसमें लोगों का भला होगा, जनता का भला होगा, सभी का कल्याण होगा, क्योंकि राजा के पास क्या है, निजी परिवार भी नहीं है, निजी संपत्ति भी नहीं है, उसको लोभ लालच में वो नहीं पड़ेगा, वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ये तो उसकी विशेषताओं में कहा जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म में ये कहा जाता है कि यदि राजा के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो वो संपत्ति का मोल भी नहीं जान पाएगा। जब वो संपत्ति का मोल नहीं जान पाएगा, उसके पास संपत्ति से रिलेटेड जो मामले आएंगे उनका वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा जो उन्होंने सामूहिक पत्नी प्रथा के बारे में कहा है, तो आलोचक ये कहते हैं इससे हमारी जो समाज व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो इसलिए इस सिद्धांत की क्या है, आलोचना भी हुई है। तो ये है प्लेटो का कम्युनिज्म सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत। तो आज हमने जो ये साम्यवादी सिद्धांत देखा है, इसका जो पर्पज था वो केवल और केवल क्या था, आर्थिक था। इसका पर्पज वर्तमान साम्यवाद की तरह बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं है। और इसका पर्पज, मेन पर्पज है राजा को, सैनिकों को, अभिभावक वर्ग को बाह्य रूप से मजबूत बनाना है, बाह्य शुद्धिकरण पर वो बल देते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। टिल देन एंजॉय योर डेज एंड हेल्प योर पेरेंट्स इन योर होम एंड स्टे कूल एंड calm in your home. Thank you so much.